नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आज चर्चा करने वाले हैं बाधक ग्रह के विषय में। मतलब जन्म कुंडली में कौन से ऐसे स्थान होते हैं जो बाधक कहलाते हैं, या कौन से लग्न में कौन सा भाव बाधक होता है, और इस बाधक ग्रह के होने पर क्या क्या परेशानियां जन्म लेती हैं, मनुष्यों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाधक ग्रह के ऊपर समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। आप YouTube पर अनेक वीडियो उसके देख सकते हैं। लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की है, परंतु शास्त्र इसमें क्या कहता है? क्या शास्त्रों में बाधक ग्रह का कोई प्रमाण मिलता है? और यदि प्रमाण मिलता भी है तो है कहाँ पर? क्योंकि आज का जो एक व्यावसायिक युग है उसमें सभी व्यक्ति अपने मंतव्यों को उपस्थापित करते हैं, किंतु उसमें शास्त्रीय प्रमाणों की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। अपने मन के अनुसार शास्त्रों की मर्यादाओं को खंडित करते हैं और उसके नियमों की अवहेलना करते हैं। तो बाधक ग्रह के प्रसंग में भी यही बात लागू होती है। बाधक को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं। ज्योतिषियों के मध्य में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। जो व्यक्ति इस विषय को, इस मर्म को नहीं समझते हैं, वह अपने अपने मन से उसकी व्याख्या करते हैं। किंतु आज के इस वीडियो में श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस आपके लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक तथ्य लेकर के आया है बाधक ग्रह के ऊपर। निश्चित रूप से कुंडली में यदि बाधक ग्रह की स्थितियां बन रही हैं तो व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, व्यवसाय से संबंधित, कैरियर से संबंधित, आजीविका से संबंधित, परिवार से संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में जन्म लेती हैं। तो उस बाधक ग्रह का उपाय अवश्य ही कराना चाहिए। आप यह वीडियो पूर्ण देखिएगा, तभी आपको इस बाधक ग्रह के शास्त्रीय मर्म के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बाधक ग्रह कैसे पहचानें। तो बहुत ही सरल यह विषय है। जैसा कि आचार्यों ने कहा भी है, जातक पारिजातककार वैद्यनाथ ने और सर्वार्थ चिंतामणिकार ने इस विषय को उठाया भी है कि बाधक ग्रह वास्तव में होता क्या है। आचार्य वैद्यनाथ ने जातक पारिजातकम नामक ग्रंथ में इस बात को स्पष्ट किया है कि बाधक ग्रह कहते किससे हैं और कौन सी अवस्था विशेष होने पर इसको बाधक का नाम देना चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि चर लग्न में जो होता है 11वां भाव बाधक भाव के रूप में माना जाता है। मतलब चर लग्न मतलब 1, 4, 7, 10, मतलब मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न हो। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में ये चारों लग्न हों या इनमें से कोई एक ही लग्न होगा, वो लग्न यदि है तो निश्चित रूप से 11वां जो भाव बनता है, एकादश जो भाव बनता है, वह भाव बाधक होता है। इसी प्रकार से स्थिर लग्नों में 2, 5, 8, 11, इन लग्नों में जो 9वां भाव होता है वह बाधक भाव माना जाता है। और द्विस्वभाव लग्नों में 3, 6, 9, 12, द्विस्वभाव लग्नों में 7वां भाव जो होता है वह बाधक माना जाता है। यहाँ तक तो बात स्पष्ट होती है कि चर लग्न के लिए एकादश भाव, स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव और स्थिर लग्न द्विस्वभाव लग्नों के लिए 7वां भाव बाधक भाव माना जाता है। और इसी को लेकर के व्यक्ति मतलब जो भी ज्योतिषी हैं कुंडली देखते हैं, केवल इसी आधार को मुख्य मान करके बाधक का निर्धारण कर देते हैं कि आपका चर लग्न है तो एकादशेश जो होगा वह आपका बाधकेश बनेगा, वह जहाँ पर भी रहेगा उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से स्थिर लग्न है तो नवमेश आपका बाधक ग्रह माना जाएगा, द्विस्वभाव लग्न है तो सप्तमेश आपका बाधकेश माना जाएगा। क्या यह सत्य है? क्या शास्त्र में इस प्रकार की कुछ अनुशंसा प्राप्त होती है?
तो इस विषय में आचार्य ने कहा है कि चर लग्न में एकादश स्थान, स्थिर लग्न में नवम भाव और द्विस्वभाव लग्नों में जो सप्तम भाव होता है वह निश्चित रूप से बाधक होता है, किंतु उन भाव में बैठे हुए ग्रह ही केवल बाधक होते हैं, न कि उस भाव का स्वामी बाधक कहलाता है। मतलब एकादश स्थान में किसी के चर लग्न है और एकादश स्थान में यदि कोई ग्रह है तो ही वह बाधक होगा, न कि एकादशेश जो भी बनेगा वह बाधकेश उसको नहीं कहा जाएगा। इसका प्रमाण भी आचार्यों ने दिया हुआ है। वैद्यनाथकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, वो कहते हैं कि क्रमात् चराग द्विशरीर भानाम उपान्त्य धर्म स्मर्गाः तदीशाः खरेश मांदी स्थित राशिनाथाः ह्यतीव बाधा करखेचराः स्युः। 2-3 परिस्थितियां इसमें उन्होंने बता दी हैं बाधक के निर्धारण के प्रसंग में। पहला तो स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि क्रमात् चराग द्विशरीर भानाम उपान्त्य धर्म स्मर्गाः, मतलब इन भाव में गताः, मतलब एतेषु भावेषु गताः ग्रहाः एव बाधकाः भवन्ति। मतलब चर लग्न में एकादश स्थान में, स्थिर लग्न में नवम भाव में और द्विस्वभाव लग्न में सप्तम भाव में कोई ग्रह हो तो ही वह बाधक बनेगा, न कि उसका स्वामी। यह बात तो स्पष्ट हो गई आपको। अब उसमें दूसरी स्थिति और लगा देते हैं आचार्य। कहते हैं कि खरेश मांदी स्थित राशिनाथा। मान लीजिए यदि चर लग्न है या स्थिर लग्न है या द्विस्वभाव लग्न है, उसमें एकादश, नवम और सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या ग्रह बाधक नहीं होगा? तो कहते हैं कि यदि कोई ग्रह नहीं है तो मतलब उस भाव में ग्रहों के अनुपस्थित होने पर उस भाव का जो स्वामी है वह यदि खरेश हो जाए तो भी वह बाधक ग्रह माना जाएगा। खरेश कहने का मतलब यह है कि जो 22वां दृष्टान का जो स्वामी होता है उसको कहा जाता है खरेश। मतलब दृष्टान चक्र में अष्टम स्थान में जो भी राशि होती है उस राशि का स्वामी जो है वह कहलाता है खरेश। यदि उस स्थान का स्वामी एकादशेश भी हो या नवमेश भी हो और सप्तमेश भी हो तो ही वह बाधक ग्रह माना जाएगा, यदि तत्त भाव में कोई ग्रह नहीं है तो। बात समझ में आई आपको? एकादश स्थान में कोई ग्रह नहीं है, मान लीजिए चर लग्न है, एकादश स्थान में कोई ग्रह नहीं है। एकादश स्थान का मेष लग्न की उदाहरण लेते हैं तो मेष लग्न में एकादश स्थान में कुंभ राशि आती है, तो कुंभ राशि में यदि कोई ग्रह नहीं है तो बाधक का एक नियम वहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा नियम यह कहता है कि कुंभ का स्वामी शनि यदि खरेश भी हो, मतलब दृष्काण अष्टम भाव में जो प्रथम दृष्काण है उसका स्वामी यदि वह शनि बन जाए तो निस्संदेह वह भी बाधक ग्रह माना जाएगा। यह हुई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में कह देते हैं कि मांदी स्थित राशिनाथाः, मतलब जन्म कुंडली में जो भी मांदी का स्थान होता है या गुलिक का स्थान होता है या कुलिक का स्थान होता है, इसके ऊपर हम कभी अन्य से चर्चा करेंगे कि गुलिक का साधन कैसे किया जाता है, किंतु सामान्य भाषा में आप यह समझ लीजिए कि जो शनि का जो कालखंड होता है मुहूर्त में भी और जन्म कुंडली में भी, उसी को हम गुलिक कहते हैं। मतलब शनिवार के दिन यदि किसी का जन्म हुआ है तो निस्संदेह लग्न में ही गुलिक रहेगा, क्योंकि 2 घटी तक जो है गुलिक का कालखंड निर्धारित रहता है। रविवार को यदि जन्म है तो जो 7वां यामार्ध होता है उसका स्वामी गुलिक कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से यही विषय वर्णित होता है कि यदि वह एकादशेश, नवमेश या सप्तमेश यदि गुलिक स्थान का भी स्वामी यदि वह बन रहा है तो ही वह बाधकेश बनेगा, अन्यथा वह बाधक ग्रह नहीं माना जाएगा। आचार्यों ने स्पष्ट किया, सर्वार्थ चिंता मणिकार ने भी इसी बात को अन्य रूपांतरण में कहा है कि नवमेश
एकादशेश, नवमेश और सप्तमेश तभी बाधक होंगे जब उनमें मानदीश्वर अथवा खरेश्वर का गुण विद्यमान हुआ। कोई भी व्यक्ति दुर्गुण तभी उत्पन्न कर सकता है जब उसमें कोई न कोई दुर्गुणत्व वाले सहायक विद्यमान हो। आप इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं कुंडली के माध्यम से कि आप जैसा जानते हैं कि त्रिकोण का स्वामी सर्वदा शुभ फल देने वाला होता है, किंतु यदि वह त्रिषडायेश न हो तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फल प्रदाः पतयः त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदाः। मतलब त्रिकोण के जो भी स्वामी बनेंगे वह शुभ फल तो देंगे ही देंगे, निस्संदेह देंगे, लेकिन यदि वह तीसरे के स्वामी न हो, छठे के स्वामी न हो और 11वें स्थान के स्वामी न हो तो इसी प्रकार से बाधक तो वह ग्रह बनेगा ही बनेगा। मतलब एकादश में जो ग्रह है वह बाधक बनेगा चर लग्न वालों के लिए, किंतु यदि उसमें कोई ग्रह नहीं है तो उस भाव का जो भी स्वामी है यदि वह स्वामी खरेश हो जाए, वही स्वामी यदि खरेश हो जाए अथवा वही स्वामी यदि मानदीश्वर हो जाए तो निस्संदेह वह बाधक की श्रेणी में आएगा। तो इससे परेशानियां क्या होती हैं? एकादश स्थान तो मुख्य रूप से आय का माना जाता है, इनकम का माना जाता है, सोर्स का माना जाता है, पैसे की स्थितियों के बारे में एकादश स्थान से ज्ञात किया जाता है। यदि किसी की चर लग्न है, मेष, कर्क, तुला इत्यादि है, तो उनमें एकादश में यदि कोई ग्रह बैठ गया तो वह बाधा करेगा ही करेगा। किससे संबंधित बाधा करेगा? उसके जो भी गुण हैं, संबंधित ग्रह के जो भी गुण हैं उन गुणों में न्यूनता करेगा, अथवा एकादश स्थान के जो भी विचारणीय विषय हैं, मतलब मुख्य रूप से तो आय का ही विचार करते हैं, साधन का, इनकम का ही विचार करते हैं, तो उनमें वह एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर देगा। मतलब उसको वह आगे बढ़ने ही नहीं देगा, उसमें उन्नति को वह रोक देगा। जैसे मान लीजिए मेष लग्न है और यदि एकादश स्थान में यदि बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति उस व्यक्ति की कुंडली में बाधक ग्रह माना जाएगा, तो उससे उसके आय में परेशानियां उत्पन्न होंगी। मतलब उसको जो आय का जो साधन होता है उसमें उसकी अनेक प्रकार के कष्टों का वह सामना करेगा। इसके साथ ही बृहस्पति बाधक होने के कारण बृहस्पति के जो भी नैसर्गिक गुण है, मतलब विद्या का, बुद्धि का, संतान का, पारिवारिक समरसता का, इन सब चीज़ों में भी व्यक्ति को बाधाएं उत्पन्न करेगा। मतलब उसको वह पूर्ण रूप से प्रदान नहीं करेगा। इसी प्रकार से ग्रहों के जो भी गुण हों उनके अनुसार उनका बाधकत्व भी समझना चाहिए। इसमें शुभाशुभत्व ग्रहों का कोई प्रतिबंधक नहीं है। मतलब एकादश स्थान में कोई भी ग्रह हो चर लग्न में तो वह बाधक ग्रह माना ही जाएगा, शुभ हो अथवा अशुभ हो। इसी प्रकार से स्थिर लग्न में नवम स्थान में जो भी ग्रह हो वह बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा। स्थिर लग्न वालों के लिए बाधा मुख्य रूप से भाग्य से संबंधित होती है। मतलब उनका भाग्य उतना प्रबल नहीं होता, अनेकों संघर्षों के पश्चात भी उनको सफलताएं नहीं मिल पाती, अनेक परिश्रम करते हैं किंतु अंत में आकर वह रुक जाते हैं। तो वह भाग्य के सपोर्ट न होने के कारण ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए सप्तम स्थान में जो भी ग्रह है निस्संदेह वह बाधा को करेगा ही करेगा, क्योंकि सप्तम स्थान तो वैसे भी मारक का होता है। तो वह सप्तम स्थान उस व्यक्ति के लिए, द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए मुख्य रूप से पत्नी से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, काम सुख से संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियों को जन्म देगा। तो इसमें अब हम करें क्या? तो जो भी बाधक ग्रह आपका बन रहा है उस बाधक ग्रह से संबंधित आपको जप, तप, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि अवश्य करने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा उसको कराना चाहिए, क्योंकि वह बाधक का दोष समाप्त होगा तो निस्संदेह उसके जो भी गुण हैं वह आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो यह वीडियो मुख्य रूप से इसी पर बनाया गया था, बाधक ग्रह कहते किसे हैं और उसके कारण क्या क्या परेशानियां आती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य सुझाव प्रेषित कीजिएगा, और आपका इस विषय संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। हम
उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। फिर नए विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हों।